नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। हिंदी क्लास 8 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन आपकी पाठ्य पुस्तक आशा से एक चैप्टर जो है 4th नंबर चैप्टर अमरकंटक से डिंडोरी तक, ये एक यात्रा वृतांत है। तो चलो पढ़ते हैं अमरकंटक से डिंडोरी। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर उसकी गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्जवल और कोमल होती है। हमारे यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे, आज से संगम की ओर चलेंगे। लेखक जो है वो आगे बढ़ रहा है। अभी नदी जहाँ से उत्पन्न हुई, उद्गम हुआ, वहाँ से शुरू चले थे और अब जो है संगम, जहाँ दूसरी नदियों में मिलती है, उस ओर जा रहे हैं। कोई 2 घंटे में कपिलधारा पहुंच गए। अधिकांश परिक्रमावासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडोरी निकल जाते हैं, लेकिन हम तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था और कपिलधारा के सामने ही गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। बहुत चिरोरी करने पर भी हमारे साथ आने को कोई तैयार नहीं हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन है, सांप बिच्छू नदी किनारे आ जाते हैं, उधर जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग इसी घाटी में से, चाहे जो हो, रक्षा करना माँ। कपिलधारा के नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरे। तो लेखक जो है वो यहाँ पे नर्मदा के किनारे किनारे जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ के यात्रियों ने हालांकि मना किया कि ये रास्ता जो है वो खतरे से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लेखक और उसके साथी को ये मंजूर नहीं था। प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दिवाली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती हो। दूधधारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं तो समझ में नहीं आता था कहाँ से पड़े। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चलने लगते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से उछलती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक एक बड़ा पहाड़ है। आगे आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़ गए थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। नर्मदा की अंगुली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और संकरी में से बहती हुई त्वंगी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ खत्म होने को आ गया है। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मैकाल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मैकाल सुता भी है। मैकाल अपनी बिटिया को इस घाटी में से किस हिफाजत के साथ नीचे छोड़ गया है, इसे आज हम अपनी
हमने अपनी आँखों से देखा। आने जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सोड़ा पहुँचे। सबे आगे बढ़े। सामने से सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने वन में नर्मदा छुपी हुई थी, मुश्किल से ही नज़र आती थी, लेकिन यहाँ वह दूर तक साफ साफ दिखाई देती। नर्मदा का जन्म मानो गोरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे से बाहर वह यहाँ नीचे निकलती है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है। गांव का एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, आज हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, घर पर ही ठहरिए। उसके घर पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो यहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देते तब तक उसके फल नहीं खा सकता। यहाँ का रिवाज है, सो चमेली बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम यह सब ध्यानपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। गार कामटट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी। हम भी शामिल हुए। भावरे पड़ रही थी। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। एक मज़े की बात यह थी कि वह लड़की का घर नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भावरे लड़की के घर पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लहुरा कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी ने पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी को कोठियाँ बनी हो। इसलिए इसका नाम था कोठी घूघरा। घूघर या घूघरा यानी प्रपात। श्रीहीन धरती से आगे बढ़ रहे थे। दिवाली के समय जब सामने के तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी। उसकी जगह अब सूरज की ज्वाला से चटकती हुई भूरी भूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आता वहीं ठहर जाते। लेखक का अगला पड़ाव था बंजर टोला। इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आके मिली है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था की गई और यहाँ का एकांत भी मन छू गया, तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर में सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थी। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में। वैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमके के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन साथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते, एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तोताराम के पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी के सामने बेचता है। रोजाना नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता। पिंजरे में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव
न घर का न घाट का, न कोई आगे न पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई, लेकिन शादी एक बार भी नहीं। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती। तीन सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया, तोते में मन लगाया है। एक दिन गोरखपुर के बाजार कर आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसलें नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ तक भी नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता। रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडियों की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते रहे। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कूचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के घाट में बहुत सी चट्टानें थी, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी को धोकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट में बनाया। भोजन करके उठे ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात वहीं रह गए। वो फटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा ने पीने के लिए पानी मांगा। वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा तो उसने कहा, आओ बेटा, पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो, रोटी खाकर पानी पियो। धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ जैसे बच्चे को फुसलाती दुलारती हैं, बिल्कुल वही भाव उसके नेह को टाल न सके। वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी। लो खा लो बेटा। कैसा तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मंझिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मंडवा में एक साध्वी रहती है। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा, बूंदी का लड्डू पूरा खाओगे तो मीठा लगता है और चूरा खाओगे तो भी मीठा लगता है, इसका दुख न करना। दोपहर को डिंडोरी पहुँचे। डिंडोरी एक बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चों को बांधे स्त्रियाँ पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती, फिर नदी में उतरती। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते। सधे हुए पाँवों से एक दूसरे की बाह पकड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांच है इसमें। ये दृश्य मग्न रखता है। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आ गए। अमरकंटक से डिंडोरी तक की ये यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पड़ाव, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का संकड़ा। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियमों को क्यों कर मानने चली। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। हो गया आपका चैप्टर समाप्त हो गया।